आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है और उससे बदतर हाल करने के लिए आज मीटिंग की गई। ये मीटिंग गैर कानूनी बताई जा रही है क्योंकि इसमें ना तो इलेक्टेड मेंबर थे और ना ही कोरम पूरा था। ऐसी स्थिति में इस गैर कानूनी मीटिंग को करना जरूरी इसलिए समझा गया क्योंकि पिछले दिनों जो उगाही की गई थी मुतवल्लियों को नियुक्त करने के लिए, वो एक बड़ी रकम थी। बताया जाता है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा रुपये दलालों ने इकट्ठे किए थे क्योंकि वो नए मुतवल्ली बनाएंगे या मुतवल्लियों या प्रशासक के कार्यकाल बढ़ाएंगे। मीटिंग में अपनी मंशा पूरी कर ली गई। हालांकि इस मीटिंग के फैसले को लागू कराने का काम सीईओ अजीज अहमद के जिम्मे है और शायद ही वो गैर कानूनी मीटिंग को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें क्योंकि इससे उनके ऊपर भी आंच आएगी और वे भी पूर्व में जिस तरह से वक्फ बोर्ड के कई कर्मचारी जेल की सलाखों के पीछे इसलिए गए क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी काम किया था, ऐसा चूंकि सीईओ अजीज अहमद एक सरकारी अधिकारी हैं, अगर वे बोर्ड के सदस्यों के काले कारनामे को सफेद करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी बाहर बैठे लोग नहीं छोड़ेंगे, उन्हें अदालत तक खींचने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस मीटिंग को आप गैर कानूनी ही कहेंगे या क्या कहेंगे। जमीर साहब बताएं। देखिए, ये वक्फ एक्ट 1995 के बिल्कुल घोर उल्लंघन है। ये भी वजह क्या है? इलेक्टेड संख्या इसमें ज्यादा होना चाहिए, सिलेक्टेड कम होना चाहिए। इसमें आप ये देखें कि नॉमिनेट जितने हैं वो पूरे हैं मगर इलेक्टेड एक भी नहीं है। ना मुतवल्ली कोटे का है कोई, ना विधायक कोटे का, ना एमपी कोटे का। तो अब इस सूरत हाल में ये मीटिंग पूरी तरीके से नाजायज है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मीटिंग ही नाजायज है तो इसमें कोई चीज पास करना भी वो भी यानी फजूल है, वो भी गैर कानूनी है। और इसमें अगर कोई भी आदमी अगर इस मीटिंग के खिलाफ हाई कोर्ट चला जाएगा या ट्रिब्यूनल में चला जाएगा तो ट्रिब्यूनल में जाएगा तो फर्दन स्टे मिल जाएगा और हाई कोर्ट में जाएगा तो एक साथ सबको स्टे मिलेगा। जमीर साहब, जब चेयरमैन और दूसरे सदस्यों को ये पता है कि कोरम पूरा नहीं है, इलेक्टेड मेंबर नहीं है वहां, तो ऐसी स्थिति में क्या वो जाहिल बन के एकदम से जो है मीटिंग कर रहे थे? उनको चाहिए था कि मीटिंग ही ना करते। उसमें कानून के जानकार 2 लोग हैं, एक शबाहत हुसैन और दूसरे जो कानून को ज्यादा जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, वो जरियाब रिजवी हैं। क्या इन लोगों का फर्ज नहीं था कि वो चेयरमैन, अगर उनको कोई जानकारी नहीं है, वो बिल्डर हैं, उनको जो है रेता बालू और इन चीजों की जानकारी है, ईंट की जानकारी है, तो उनको बताते कि भैया ये आपकी फील्ड दूसरी है, कानून के मुताबिक इस तरह से मीटिंग नहीं हो सकती।
आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने भी कानून की को ताक पे रख के जो है जो गैर कानूनी काम हो रहा था उसमें सहयोग दिया है? देखिए, मसला ये है कि जब इंसान ठेका ले लेता है, हो सकता है जितने लोग मीटिंग में शामिल हों इनके कैंडिडेट्स हों, और मैंने यहाँ तक के सुना है कि लोगों ने 10-10 लाख और 20-20 लाख रुपए की रिश्वत दे रखी है मुतवल्ली बनाने के लिए और कार्यकाल यानी रिन्यूअल के लिए। तो जाहिर है भाई, हर आदमी का मकसद जुड़ा है, और जब मकसद जुड़ा होता है तो वहां कोई कानून को यानी सामने नहीं रखता है, वह कानून को नजरअंदाज किया जाता है। और ये पूरी तरीके से मीटिंग अवैध है, क्योंकि इनका मकसद ये है कि जो इन्होंने वसूली की है उसका जवाबदेह हो सके कि भाई हम तो मीटिंग में गए थे, हम तो वहां पूरे तरीके से हमने तो मुद्दे रखे थे। अब मीटिंग भाई वो अवैध हो जाए या उसके ऊपर स्टे हो जाए, इनका इससे कोई मतलब नहीं है। इनका तो ये कि जमीर साहब जैसा कि आपको पता है, आपने भी प्रशासनिक अधिकारी से बात की थी, मैंने भी बात की थी, और हम दोनों से प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा ने साफ साफ कहा था कि एजेंडा तैयार नहीं है, और जब पहले ही लिख दिया गया है कि एजेंडा जब तैयार होगा तो भेज दिया जाएगा। ये घर की मनमर्जी नहीं है, कानून के सामने ये खेल तमाशा नहीं होता है कि जब तैयार हो जाएगा, जो एक्ट है उसके हिसाब से चला जाएगा। और जरियाब रिजवी ने तो जो कानून के जानकार है, उन्होंने कुछ समय पहले चेयरमैन को एक लंबी चिट्ठी 4 पेज की लिखी थी, और उसमें साफ साफ कहा था कि ये सब जो है जिस तरह की मनमानी की जा रही है बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से, वो सही नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में खासकर डिटेल एजेंडा के लिए लिखा था, और आज जब डिटेल एजेंडा नहीं है तो वो किस मुंह से उस मीटिंग में शरीक हो गए, और जो है उन्होंने इसका विरोध नहीं किया और गैर कानूनी काम करने वालों के साथ हो गए। देखिए, इसमें मैंने फिर आपसे कहा कि हो सकता है कि सबके अपने जाती मकसद हो, जाती मफाद जुड़े हो, भाई लोगों ने बयाने ले रखे हो, तो उनको तो किसी सूरत से ये जायज करार देंगे, किसी सूरत से जायज करने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें हमने पूरी की, भाई हमने तो अपना काम कर दिया। तो इनका मकसद है सिर्फ लूटना हो। जब लूटना मकसद होता है, आप ये देखिए कि जहां भी डकैती होती है या रहजनी होती है, जिसको करना होता है उसको पता है कि 10 साल की और 20 साल की उम्र कैद तक की सजा है, मगर सब चीजों के बावजूद आदमी अपना मकसद, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, यानी अवैध धन हासिल करने के लिए कानून को नजरअंदाज कर देता है, कोई कानून पर नहीं चलता है। तो यहाँ पर भी मीटिंग में वैसे ही हो रहा है। अच्छा जमीर साहब, एक चीज ये बताइए कि इस मीटिंग में सीओ मौजूद नहीं थे अजीज अहमद साहब, तो क्या ये जानबूझकर आपसी सेटिंग से ऐसा किया गया था कि हम मौजूद नहीं रहेंगे, आप लोग गैर कानूनी ढंग से मीटिंग कर लीजिए? तो सीओ ने अपने बचाव का रास्ता खोजा, या इन लोगों ने चाहा कि जो है सीओ को जो है किनारे कर दिया जाए और मीटिंग कर ली जाए? ऐसी स्थिति में सीओ की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, सीईओ की अब यहाँ पर जिम्मेदारी यह है कि सीईओ इनके जो गैर कानूनी मीटिंग हुई है, तो उसमें जाहिर सी बात है सबके सिग्नेचर होंगे, सबकी मौजूदगी होगी। इलेक्टेड मेंबर कोई नहीं है, सिलेक्टेड मेंबर वहां सारे हैं। तो अब सीईओ को ये चाहिए कि भाई इसमें सबसे पहले शासन को ये लिखे और शासन से मार्गदर्शन ले कि ये मीटिंग पास, यानी इसको पास किया जाए, इसमें जो चीजें तजवीज पास हुई हैं उनको लागू किया जाए, या इस मीटिंग को पूरे तरीके से अवैध घोषित किया जाए। ये सीईओ का काम है शासन को अवगत कराना और शासन से मार्गदर्शन लेना। जमीर साहब, इसमें हमारे ख्याल से कई मुतवल्लियों और प्रशासकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी इस मीटिंग में,
लेकिन बोर्ड की मीटिंग में कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि उनका कार्यकाल बढ़ाने की खबर है जो अब तक खबरें मिली हैं। जैसे अब्बास बाग की करबला के प्रशासक मौलाना कल्बे जवाद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? उनकी क्या उपलब्धि है? उनको तो नाकामी हाथ लगी है, उन्होंने कुछ भी एक पैसे का काम नहीं किया है। वहां पर उनके जो है एलची, जो उनके चचा है सारिम मेहदी, वो उल्टा सीधा कर रहे हैं। वहां के लोग बता रहे हैं कि पैसे के धन में गड़बड़ कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने एक मजलिस में 45 लाख का हिसाब चुटकियों में बजाते हुए दे दिया, जबकि वहां कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है, जिस पर आपने भी बोला था। इसी तरह मीसम अपराधी जो दरगाह का मुतवल्ली बना हुआ है और उसका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जबकि उसके खिलाफ आम राय है कि उसे हटा दिया जाना चाहिए। वो धन की उगाही कर रहा है, गल्ले के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गल्ले का पैसा जो है निकाल लिया जाता है, कहाँ गिनती की जाती है वो लोग पता ही नहीं, जबकि ये परंपरा नहीं थी। लोग पहले के लोग जो है मुतवल्ली जो होते थे वो गल्ले को की रकम को निकालते थे, गल्ला खोलते थे और वहीं पे लोगों के सामने गिनती करवाते थे और सिग्नेचर होती थी। अब तो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह जोगीपुरे का मामला, जिसके लिए सीओ ने खुद एक लेटर जारी किया था कि 8.5 लाख रुपया तत्काल प्रभाव से जमा कराया जाए, यानी वहां गड़बड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि करोड़ों का मामला है जो घोटाला है। ऐसी स्थिति में इन मुतवल्लियों और प्रशासकों के खिलाफ बोर्ड को कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, क्योंकि जब तक आप उनको खुला छोड़ देंगे सांड की तरह से, तो वो इधर मुंह मारेंगे उधर मुंह मारेंगे। निकाल भी दिया जाएगा तो उनके असर सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो तो अपना घर भर लेते हैं और कौम का नुकसान होता है। आप इस पूरे मामले पर, तीनों मामलों पर प्रकाश डालिए कि क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। सबसे पहले चीज ये है कि प्रशासक जहां बनाया गया है या डायरेक्ट बोर्ड ने अपने अख्तियारात में ले लिया है जिन औकाफ को, जिन दरगाहों को या जिन कमेटियों को, जिन मज़ारात को, जो यानी अख्तियारात में ले लिया, तो भाई जिसने बदउनवानी की उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसके खिलाफ धारा 64 का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो यहाँ तो फिर मैंने आपसे क्या कहा कि चोर चोर मौसे रे भाई, यानी तुम हमारी छुपाओ हम तुम्हारी छुपाएंगे। तुम्हें ठीक है, तुम इतना लूट लो, अपना पैसा निकाल लो, उससे प्रॉफिट निकाल लो, हम तुम्हें हटा के हम दूसरा बना देंगे। यानी जो हटाया गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दरगाह चाहे जो कुछ हो जाए, ये दरगाह पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई। आप जैसे अब्बास बाकी करबला है, आप ये बताइए कि उसके लिए एफआईआर हुई, सारी चीजें हुई, आखिर आज उसके यानी उसमें क्या स्टेटस है? आप ये बताएं क्या स्टेटस है? एफआईआर पे क्या कार्रवाई हुई? उसमें क्या इसमें उपलब्धि उनको हासिल हुई? कितने ने कब्जा ले लिया है? जबकि ये बोर्ड के अख्तियार में था कि धारा 52 की कार्रवाई करके वहां जितने निर्माण हो रहे थे उनको सील किया जाना चाहिए था। सबसे पहले उनकी सुनवाई की जानी चाहिए थी, उनकी जितनी रजिस्ट्रियां हुई है वो नलिफाइड होना चाहिए थी। बोर्ड ने क्यों नहीं किया? ये क्या आपको लग रहा है ये ससुर और दामाद का खेल चल रहा है? ससुर दामाद को जो है छोड़ रहा है और दामाद ससुर को जो है खेल करने का मौका दे रहा है। आपके सामने तारीख है, खलीफे सोहियों का कत्ल इसीलिए हुआ कि दामाद की वजह से हुआ, मारवान की वजह से हुआ है। तीसरे खलीफा का कत्ल क्योंकि इतना छूट दे रखी थी। तो जाहिर है मौलाना इतनी छूट देंगे तो देखिए रिश्तेदारियां जो हैं वो या तो बहुत पाक साफ हो, आप सारी जमीर साहब दरगाह हजरत अब्बास जैसी जगह पर जिस वक्त में पूरी तरह से मनमानी की जा रही है, गल्ले के साथ, उसकी रकम के साथ, आपके इल्म में पूरी जानकारी है, आप उस पर क्या कहेंगे कि मीसम अपराधी के साथ
क्या करना चाहिए था और क्या किया है, वो सही है गलत? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज दरगाह अब्बास जो है वो आसार कदीमा के मिल्कियत है, पुरातत्व विभाग का पूरा इंटरफेरेंस है। आप ये बताइए कि जो पुराने नक्शा था, जो पुरानी चीजें थी, उसको मिटा के नया निर्माण कराया जाना, ये किस कानून के तहत आता है? भाई वहां जो कुछ हुआ है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। जो मूल स्वरूप था दरगाह का, उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। यहाँ तो धारा 64 का नोटिस होना चाहिए था, यहाँ तो पुरातत्व विभाग को भी नोटिस जारी करना चाहिए था कि भाई ये दुकानों का निर्माण कैसे हो गया, ये पुरानी चीजें कैसे तब्दील कर दी गई, मगर यहाँ तो सब खामोश है। गल्ले की रकम का जिस तरह से मिसयूज किया गया है, जिस तरह से उसको अपनी जागीर समझ के उसको गल्ले को खाली कर दिया जाता है और पैसा कहीं और गिना जाता है, गिना भी जाता है या तौला जाता है, अल्लाह जाने, लेकिन वो जो परंपरा थी उसे तोड़ दिया है मीसा अपराधी ने। देखिए, जब तक के आदमी अंधा बनेगा, अंधा बन के रहेगा, अब इन लोगों से तो सिर्फ मौला समझ सकते हैं, अल्लाह समझ सकता है, या हज़रत अब्बास समझदार खुद निपट सकते हैं। इसके अलावा हम आप जो है वो बोल ही सकते हैं, जो कर सकते हैं हम आप वही कर रहे हैं। हमारा काम है जगाना, हमारा काम है कौम को बेदार करना। अब इसके बावजूद बेदारी ना पैदा हो, भाई वहाँ अंजुमन कमरे बनी हाशिम है, अंजुमन कमरे बनी हाशिम को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, एक अकेले को मुतवल्ली नहीं बनाया जाना चाहिए था। वहाँ अंजुमन कमरे बनी हाशिम के भी लोगों को रखना चाहिए था। अंजुमन क्या कर रही है? जमीर साहब, आगरा के वफ में अभी मजलिसें हुई हैं, सालाना मजालिस, और वहां जिस तरह का मजाक उड़ा है इंतजाम का, वो आपके इल्म में होगा। पानी वहां नहीं था, लोगों के रहने के लिए तमाम तरह की दिक्कतें थी और वहां से आवाजें उठी हैं, और उस आलिम दीन नूरुल्लाह शुस्तरी जिनकी जबान उनकी गुद्दी से खींच ली गई, जब 22 साल बाद मौलाना कल्बे जवाद उस वक्त पर गलबा पाते हैं तो हारों से लाद दिए जाते हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि गम की जगह जहां मजलिस गम के लिए, इमाम हुसैन सलाम का गम बनाने के लिए होती है, वहां पर खुशी का माहौल जैसा बना दिया गया और हाथ से लाद दिया गया। कौन सी वजह थी जिसकी बिना पे मौलाना कल्बे जवाद ने इस तरह की खुशी और जश्न मनाया? इनको अपनी फतह नजर आती है, और ये फतह उसी तरीके से है कि जैसे इमाम हुसैन सलाम की शहादत के बाद से खुशियां मनाई गई थी, वही सूरत हाल नजर आ रही है। अब ये तो आप इसका जिक्र कर रहे हैं, कल एक मजलिस थी आपके बड़े अम्बाड़े में, हसन नसरुल्लाह की शहादत के लिए 40वें की मजलिस की गई थी। उस मजलिस में तालियां बज रही थी, तो ये तालियों की दाद किस बात की थी? किस बात पर वहां तालियां बजाई जा रही थी? लानत है तालियां बजाने वालों पे। जाहिर सी बात है, लानत है बजाने वालों पर भी, और जो बजवा रहा हो उस पर भी, और जो लोग इसके खिलाफ खामोश हैं उस पर भी, जिन्होंने एहतजाज नहीं बुलंद किया, आवाज एहतजाज नहीं बुलंद किया है। आप ये बताइए कि हसन नसरुल्लाह यानी रहमतुल्लाह उनकी शहादत के मौके पर आप 40वें की मजलिस कर रहे हैं और इतना गम का माहौल है, और उसमें आप तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं, आप तालियों में खुश हो रहे हैं। तो यहाँ तो फूली हाथ पहना है, और यहाँ पर भी इंतजाम जो था एक बदकार मौलवी के हाथ में था, जिसके ऊपर औरत के इस्तेसाल का मुकदमा है, जिसके ऊपर यानी लवाता का मुकदमा है, सारी चीजें उसके साथ है, वो वहां का कन्वीनर बना दिया गया। जमीर साहब, एक और वहां पे बात समझ में सुनने में आई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मौलाना कल्बे जवाद ने साहब ने ये कहा कि यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम है, जबकि वहां के जायरीन चीख चीख कर कह रहे थे कि यहाँ बद इंतजामी है, न रहने की सही व्यवस्था है, न पानी की सही व्यवस्था है, यहाँ तक कि मस्जिद में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और पानी की
टोटियां सूखी हुई थी। इसके बावजूद एक मौलवी मेंबर रसूल से झूठ बोल रहा था, और लोग जो है लानत के सिवा और क्या कहेंगे, दूर बैठे लोग। लेकिन जहां ऐसे लोगों का पैर खींच लिया जाना चाहिए मेंबर से झूठ बोलने पे, वहां लोग खामोश क्यों रहते हैं? मौलाना खतीब अकबर मरहूम अल्लाह मकामा के फर्जंद डॉक्टर तैयब साहब ने एक वीडियो जारी करके इन चीजों पर कायदे से रोशनी डाली है। देखिए विवादित आदमी को डॉक्टर अभी मत कहिए, क्योंकि उनकी डॉक्टरी पर मौलाना जहीर इफ्तिखारी ने सवाल खड़ा कर दिया है, इसलिए अभी डॉक्टर न कहिए, वो विवादित है। बोलिए। बहरहाल उन्होंने कम से कम जो आगरा में मजलिसें हुई है, जो आगरा की बदइंतजामी थी, उस चीज को वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपनी पोस्ट जारी करके दिखाया है वहां। तो ये चीजें सबके सामने आ गई हैं। इसके बावजूद भाई मौलाना को तो कुछ अच्छी चीज दिखती नहीं। अब आप दूध में पड़ी हुई मक्खी ना दिखे, आदमी को दूध पी जाए, तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बेशर्मी इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि किसी को वहां की कोई बुराई दिख ही नहीं रही है, और अननेसेसरी यानी वहां की मदद की जा रही है, वहां के इंतजाम की मदद की हो रही है। तो आप ये बताइए, ये तो बेहयाई है। बहरहाल झूठ का बोलबाला सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही नहीं, बल्कि मौलाना कल्बे जवाद का गैंग मेंबरों से भी झूठ बोल रहा है, और झूठ की बुनियाद पर वो अपने काम कर रहे हैं। देखना है कि वक्फ बोर्ड ने जो फैसले लिए हैं उसे सीओ लागू करवाते हैं, या कानून का राज स्थापित करने के लिए गैर कानूनी फैसले को रद्द करते हैं, और शासन को पत्र लिखकर बताते हैं कि बोर्ड के सदस्यों ने जो मीटिंग की है वो गैर कानूनी है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, और सदस्यों के और बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।